कभी ऐसा रहा कि फाके से भी दिन गुजरे? ज़ैनब, अब ये आँसू बहाने के दिन चले गए। जब मैं घर से जाती थी कभी कभी चलने में लेट हो जाती थी, और गांव वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ अच्छी कहानियाँ होती हैं तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं रुलाने वाली कहानियाँ। दरअसल मैं लखनऊ के जिस होटल में रुका हुआ हूँ, उस होटल में बस ऐसे ही टहल रहा था कि अचानक मेरी सर से मुलाकात होती है। सर हैं जेपी सिंह। तो सर ने कहा कि उस्मान, मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद, और जब अच्छा लगता है जब खुद की तारीफ़ होती है, लेकिन सर ने जब आगे बात की तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों तक हर हाल में पहुंचनी चाहिए। पहले एक सर का छोटा सा परिचय। सर, आप पूरा अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम जेपी सिंह है। मैं सेंट्रल जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे नोएडा में कार्यरत हूँ, और मैं इंडिया टीम का चीफ कोच हूँ, पैरा पावर लिफ्टिंग का, और चेयरमैन हूँ एट प्रेजेंट। और सर ने ज़ैनब के बारे में बताया था। ज़ैनब की कहानी हर लोगों तक आप पहुँचा रहे हो, उसके लिए तो पहले मैं हृदय से आपका सैफ़ी साहब धन्यवाद करता हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपने, हम आज जो बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ैनब मेरे पास 3 साल पहले आई, और ज़ैनब तब स्टेट लेवल की प्लेयर थी। तो ये मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से टीम लेके आ रहा था एयरपोर्ट पे। तो ये मेरठ से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। जब ये एयरपोर्ट पहुंची और मेरे लिए केक लेके आई ये, तो मेरे दिल से एक दुआ निकली कि अगली बार कोई भी टीम जाएगी तो उसमें ज़ैनब तुम ज़रूर जाओगी। और इत्तेफाकन से इसका नेशनल में मेडल आया। तो जब मैं टीम सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ज़ैनब का नाम डाला, और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए दुबई पहुंची। और दुबई में पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हुए इस पे बहुत प्रेशर था, परेशान थी, टेक्निकली उसको थोड़ा डर लग रहा था। मैंने बोला कि तुम बेहिचक अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पहले ही टूर्नामेंट में इसने वहाँ जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो एक नए प्लेयर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और जिससे उसके अंदर हौसला बढ़ा, उसको आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हुई, और हमें भी उससे बड़े मेडल की उम्मीद हमें लगने लगी कि हमें किसी बड़े स्टेज पे ये हमें मेडल जीत के देगी। क्या बात है। ज़ैनब खातून नाम है, और जब ज़ैनब खातून 3 साल की थी तो बुखार आ गया था। और क्योंकि इनके जो अब्बू हैं, वो जो पत्थर होता है ना, घरों में पत्थर लगता है, उसकी घिसाई करने वाले मिस्त्री हैं। 5 बच्चे पैदा होते हैं उनको। तो ज़ैनब खातून का जो दूसरा नंबर है। जब 3 साल की होती हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बुखार था। डॉक्टर ने कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन लगा दिया कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गई, विकलांग हो गई। यानी कि अपने पैरों से वो ठीक से चल नहीं सकती थी। उनके पैरों का जो सहारा है वो हमारे बिल्कुल बिल्कुल ठीक आगे रखा है। ज़ैनब की ज़िंदगी की ये एक ऐसी रात है, इस रात के बाद जो सुबह होगी वो कुछ अलग ही सुबह होगी इनकी ज़िंदगी की। क्योंकि कल इनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो रही है। और जब मुलाकात के बाद, क्योंकि वो सुबह अलग क्यों होगी उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनको 1,50,00,000 रुपए का पुरस्कार दे रही है। और ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसी दिक्कतें झेली, तो सीधा ज़ैनब से बात करते हैं। क्योंकि ये कहानी अगर मैं सुनाऊंगा तो अधूरी होगी, ज़ैनब सुनाएंगी तो ज़रूर पूरी होगी। ज़ैनब, शुरू से मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची। कितना संघर्ष आपने झेला होगा, देख के सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किस दौर से आप गुजरे होंगे आपके परिवार वाले, कि पापा राज मिस्त्री और उसके बाद फिर इंजेक्शन लगा, कहाँ कहाँ लेके गए होंगे, क्या थी बात। पहले छोटा सा परिचय, कहाँ रहती हैं और कैसे। हाँ, मेरा नाम जैनब खातून है और मैं नंगला साहू की निवासी हूँ। मेरठ से आगे है 18 किलोमीटर। तो सर मैं 3 साल की थी, मुझे फीवर आया, बहुत ज़्यादा फीवर था। डॉक्टर ने जैसे ही मुझे इंजेक्शन दिया, उसके तुरंत बाद ही मेरे पैर दोनों ऐसे खराब हो गए जैसे इनमें कुछ है ही नहीं। बहुत दिखाया, जिसने जहाँ बता दिया घर वाले वहीं लेके जाते थे। पापा रात को ड्यूटी करते थे, घिसाई करते थे, दिन में मुझे लेके जाते थे। फिर परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मेरी कंडीशन सुधरती चली गई।
फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन शुरू होती है। मतलब कि कंडीशन आपका पैर तो खराब हो गया ना उसमें। जी जी, हम्म, पैर खराब हो गए थे और सभी डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि जिंदगी भर ये चल नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उसके बाद परिवार वालों ने भी खैर आस छोड़ दी थी कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी मम्मी बहुत जिद्दी थी। हम्म, उनको कोई भी बता, अगर किसी ने झूठा भी बताया तो सच में लेके मेरी मम्मी जाती थी हम्म, कहीं पे भी। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। कभी मुझे मेरा भाई पिद्दी पे लेके जाता था, हम्म, कभी मेरे अब्बू जी साइकिल चलाते थे, साइकिल पे लेके जाते थे, स्कूल छोड़ने जाना लेके आना। हम्म, मतलब इस तरीके से ही मेरी ग्रेजुएशन में आई। जब मैं, मेरे को बाहर जाने में हेजिटेशन होती थी, किसी से बोल चाल वो मैं नहीं कर पाती थी, हम्म, बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर। तो जब मैं बीए कर रही थी उस टाइम मेरी मम्मी मुझे कॉलेज लेके जाती थी। हम्म, फिर उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाके हम्म, कंप्यूटर कोर्स भी कराया। हम्म, फिर उसके धीरे धीरे बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे को बुरा लगता था कि पता नहीं मेरे साथ नहीं जाते, ये है वो है। हम्म, लेकिन उसका एहसास मुझे अब जाके हुआ कि शायद वो क्यों ऐसा करते थे। मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे कि जी आप जी, खुद से हाँ जी ये हाँ जी। जिंदगी खुद से जीना वो चाहिए। चाहते थे कि हमारी बेटी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, हम्म, आत्मनिर्भर बने। हम्म, तो फिर सर उसके बाद जब मैं कंपटीशन क्लास करती थी, जी कैसे दिमाग में आया आपके कंपटीशन के? यस वही मैं बताने जा रही हूँ। हाँ, मैं कंपटीशन क्लास करती थी और आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, मैं उसमें फेल हो गई थी। हम्म, जिम्मी सरदार जी हैं किला परीक्षितगढ़ में, वो मेरे गुरु थे। हम्म, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप पैरा स्पोर्ट्स में जा सकती हो। हम्म, पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे कैलाश प्रकाश स्टेडियम भेजा। हम्म, वहाँ मैं कोच साहब से मिली, स्टेडियम में जो एथलेटिक्स के कोच थे। हम्म, उन्होंने मुझे कम से कम 15-20 दिन तक बहुत परेशान किया। हम्म, बुलाते थे और बिठा के भेज देते थे। हम्म, और मेरे गांव का पैदल का रास्ता है 1 किलोमीटर का, हम्म। जो मैं क्रेचिस से चल के डेली मुझे आना और डेली जाना। इसी से चल के हाँ जाती थी? जी हाँ जी। अरे बाप रे। हमारे घर से जो बस स्टैंड है, बस लोकल बस के लिए जाना होता था 1 किलोमीटर। हम्म, फिर बस में बैठती थी, बस से उतर के फिर थोड़ा पैदल का रास्ता होता था 300 मीटर। जी। तो पैसे की भी थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए मैं सोचती थी कि इतनी दूर के 10 रुपए लगते हैं। थोड़ी नहीं, पैसे की तो ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जी 5 जी बच्चे घर में। बिल्कुल। और तो पापा आपके वही थे, मतलब मजदूरी तो करते थे? हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो मैं सोचती थी कि अगर इतना थोड़ा और पैदल चल लूंगी तो 10 रुपए बच जाएंगे। हाँ। इस टाइप से मेरा सफर चलता गया। हम्म, लेकिन जब पावर लिफ्टिंग की मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट कराई, हम्म, तो मैं 2 मंथ के बाद ही मेरा पहला स्टेट था। मतलब जैसे शुरुआत की है जी, ठीक 2 महीने के बाद? ठीक 2 महीने के बाद मेरा पहला स्टेट था। हम्म, मैं जेपी सर से मिली। हम्म, जेपी सर ने मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया और मेरा पहले बार में ही गोल्ड मेडल पड़ा स्टेट में। क्या बात है। जी। तो तालियों वाला काम हो गया। फिर सर उसके बाद ऐसे ही सफर मेरा चलता रहा। डाइट के पैसे भी चाहिए होते हैं, हम्म, पावर लिफ्टिंग के लिए सबसे मेन चीज है डाइट। कोई सा भी गेम हो बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता सर, वो बिल्कुल वो तो होता है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में तो ऐसा जितना खाओगे उतना उठाओगे। ये है। तो इस टाइप से मतलब जब पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, घर से भी इतना नहीं हो पाता था। फिर मुझे सिलाई आती थी 8 क्लास से। मेरा कोई टीचर नहीं है सिलाई का, कढ़ाई का। अल्लाह का शुक्र है। और हैंडक्राफ्ट भी मुझे आता था। तो मैंने मतलब मैं सुबह 6 बजे अपने घर का काम किया और 7 बजे स्टेडियम पहुंच जाती थी। अपने घर का काम देखना, बहन भाइयों का लंच, क्योंकि सब छोटे थे। और मम्मी मेरी बीमार रहती थी, उनसे रसोई का काम नहीं होता था, चूल्हे पे खाना बनता था। अपने घर का खाना बना के 7 बजे मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती थी। फिर 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद 12 बजे मैं अपने घर वापस आती थी। वही सेम होता था, पैदल का रास्ता। फिर थोड़ा देर थकन उतारी, फिर मैं सिलाई करती थी। कुछ सिलाई से करती थी, और जो ब्राइडल मेहंदी होती है वो भी मेरे को खुद से ही लगानी आती थी, क्योंकि बचपन में आर्ट बहुत अच्छा था मेरा। मतलब अपना खर्च निकालने के लिए कुछ जी ना कुछ करना ही है। हाँ जी हाँ जी।
फिर मैं ब्राइडल मेहंदी भी लगाती थी, कुछ मेरा वहाँ से हो जाता था, कुछ सिलाई से होता था, हैंडक्राफ्ट भी करती थी। बच्चों की फाइल होती हैं, बायोलॉजी की फाइल 10th 12th वालों की, तो वो भी मैं बना के देती थी। जो उसके पैसे ले लिया करते हाँ जी, हाँ जी। कुछ का फ्री करती थी, कुछ का पे करती थी। अच्छा, तो फिर तो ये तो मशहूर हो गई होंगी आपकी भैया, हाँ जी। जैनब के पास चलना चाहिए और वो फाइल जल्दी से जल्दी बना के देती हाँ है। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। फिर फिर आगे। इस तरीके से मेरा पावर लिफ्टिंग का सफर चलता गया। फिर सर जब मेरा इस कौन से साल की बात है, क्या सन था वो जो सर ये कोरोना काल से पहली बातें हैं। साल 2019 के आसपास हाँ या जी, 18 हाँ के जी। आसपास की बात? ठीक है। फिर उसके बाद से जब मेरा जेपी सर से मुलाकात हुई, जेपी जी जेपी सिंह से मैं मिली, और ये समझ लो कि शायद मेरी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह है, और मेरी जिंदगी बदलती चली गई। पहली बार में मेरा नेशनल में भी गोल्ड आया। बहुत अच्छा। पहली बार खेलने गई, उसमें मेरा गोल्ड 3 स्टेट में गोल्ड है, एक नेशनल गोल्ड है, 2 सिल्वर, और खेलो इंडिया में भी सिल्वर है मेरा। और सर पहला मेरा जो टूर था इंटरनेशनल का फाजा, ये फाजा हाँ जी, वर्ल्ड कप। अच्छा अच्छा। फाजा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था दिसंबर में। उसमें मेरा पहला मेडल हुआ, अच्छा। ब्रॉन्ज मेडल। मेरा फर्स्ट टूर था और फर्स्ट ही मेडल ब्रॉन्ज मेडल मेरा उसमें आया। फिर उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जेपी सर मेरा हमेशा कहते हैं ना कि पैर से पैर मिला के चलते थे। बस उनका आशीर्वाद, और आज आप परिणाम देख ही रहे हैं। और इसके बारे में बताएंगे ये? जी, ये क्या है? ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है मुझे आज। योगी जी ने दिया है। अच्छा, इसमें 3,11,000 रुपए का जी, ये पुरस्कार 3,11,000 की धनराशि से नवाजा गया है। ये मुझ पे नहीं उठ रहा है, काफी भारी है ये। कितने किलो होगा अंदाजा ये? हाँ जी सर, मैं होगा 5-7 किलो से ज्यादा होगा। हाँ 5 किलो होगा सर। 5 kg। हाँ, यस। जैसे सर ने कहा कि अगर जैनब के सामने किसी को लेके आओ तो ऐसा पटक्के मारेगी वो। सर ये असल में पावर लिफ्टिंग में वेट उठाने का ही काम होता है ना। मैं अगर आपसे पंजा लड़ाऊं तो गिरा ही दोगी ना? नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ जी, वो पंजा प्रो से याद आया मुझे, मैंने पंजा प्रो में भी गोल्ड मेडल जीता है 2022 में। और नॉर्मल बच्चों के साथ मैं बॉयज के साथ, अपनी कैटेगरी के बॉयज के साथ में भी 2 गोल्ड मेडल नॉर्मल के साथ में लेके आई 2022 में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें डेट लिखी हुई है 26/1/2024, यानी कि आज के दिन जी गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। हाँ जी। और आज की जो रात है, मैंने कहा ना, आज की रात के बाद जो सुबह होगी वो जिंदगी की बड़ी खूबसूरत सुबह होगी, क्योंकि कल यानी कि 27 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक धनराशि हर खिलाड़ी के लिए मुकर्रर की हुई है, जी, तो उस धनराशि से आपको भी नवाजा जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना प्लेयर्स के लिए किया है, शायद आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो ये जो तो मैं सर, सबसे पहले तो मैं जेपी सिंह जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते तो शायद ही मैं यहाँ पाती। अम्मी अब्बू को मतलब ये सब मतलब कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक का हाथ नहीं होता, अनेक का होता है। सही बात। क्योंकि प्लेयर कभी एक से बन ही नहीं सकता सर। उसमें टीम वर्क भी होता है, कोचेस भी होते हैं, घर वालों की भी सपोर्ट होती है, हमारी खुद की मेहनत भी होती है। तो ये जो भी परिणाम है सर, ये हम सबकी मेहनत का, मेरा अकेली का नहीं है। अब आगे जो कल के बाद जो जिंदगी की होगी, तो उसमें आप 5 भाई बहन हैं जी, अम्मी हैं, अब्बू हैं, जी। तो ये सब मतलब देख के ये भी, जैसे, क्योंकि ऐसा ना, पैसा जो होता है इंसान की जिंदगी में जब आता है तो रहन सहन के तौर तरीके पूरी तरह से बदल देता है। तो जी, बिल्कुल आगे मतलब अम्मी ने क्या कहा इस बात को लेकर कि जब आप यहाँ लखनऊ में आई हुई हैं? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंची है। ये अवार्ड मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा अवार्ड मेरे को मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी लाइफ में ऐसा होगा। सही बात। लेकिन वो हुआ। कितना संघर्ष झेला होगा आपने, किस कैसे कैसे दौर से गुजरे होंगे,
रोटी की दिक्कत भी रही होगी। सर बहुत दिक्कतें तो देखो, कहते हैं ना, कोई भी सक्सेसफुल इंसान की आप स्टोरी देखोगे तो संघर्ष से भरी मिलेगी आपको। तो बिना संघर्ष के तो लाइफ में सक्सेस होता ही नहीं है। कभी ऐसा रहा कि फाके से भी दिन गुजरे? ज़ैनब, अब ये आंसू बहाने के दिन चले गए, अब ज़िंदगी में ये खुशहाली के दिन आने आने वाले। यस सर। कोई ऐसा वाकया जब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि टूटने की नौबत आ गई है? सर ऐसा काफी बार होता था। मतलब प्रैक्टिस के लिए जब मैं घर से जाती थी, कभी कभी चलने में लेट हो जाती थी और गांव वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। ये ना, ये जो 5 किलो का वेट है, ये गांव वालों का जवाब है। और अभी तो शुरुआत है कि नहीं? जी बिल्कुल। अभी तो आपको ओलंपिक में भी तो गोल्ड लेगा ना। हाँ जी सर। ओलंपिक मेरा सपना है। जब से मैंने स्पोर्ट्स में आई, मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूं। आप करोड़ों भारतीयों के लिए भी आप मिसाल बनेंगी, और मैं तो ये कहूँगा कि खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए भी आप मिसाल बनेंगी। जी बिल्कुल। गर्ल्स के लिए तो देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है, समाज के ताने होते हैं, घर से भी कुछ को तो घर से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। शुरू शुरू में मेरे को भी यही हुआ था, मेरे ताऊ चाचा मुझसे बोलते नहीं थे तो बड़ा दुख होता था उन्हें उन्हें क्या दिक्कत होती थी? कि मतलब एक तो डिसेबल है और ऊपर से इसको मतलब मुस्लिम समाज में होता है ना कि लड़की को बाहर भेजते हैं और लोअर टी शर्ट पहनती है, इस टाइप से बहुत उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। पता है वो वक्त आएगा कि वही लोग जो आप पे ताने कसते थे, वो लोग सीना चौड़ा करके कहेंगे कि ज़ैनब हमारी बेटी है, ज़ैनब हमारी बहन है, ज़ैनब जी हमारी सर। भतीजी है। वो वक्त आएगा। बस जिस ईमानदारी के साथ, जिस शिद्दत के साथ आज तक लगी रही हैं, बस उसी शिद्दत के साथ आपको लगे रहना है। जी जी बिल्कुल। वो वक्त आ चुका है और अब मैं खैर बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। उस टाइम तो बहुत दुख होता था मुझे, मतलब बस वाले भी ताना देते थे, कभी रोकते ही नहीं थे। पैसे नहीं देते होंगे ना? नहीं, पैसे तो देती थी। और बोलते थे कि टाइम लगाती है चढ़ने में ये। हाँ, हाँ चढ़ने तक। जी, टाइम का इशू होता था। तो बहुत बार मतलब मैं उनको जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप ऐसे ही चली जाती थी। तो ये क्या आप जानबूझ के थोड़ी ना था, ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था। सर देखो, कुछ लेकिन लोग लोगों की समझते जो समझते क्यों नहीं? मेंटलिटी होती है वो अलग होती है, उनको ये बातें नहीं लगती। जब मैं अपने गांव से निकलती थी तो मतलब पैदल का रास्ता होता था, 10 आदमी देखते थे, बोलते थे कि पैर ठीक भी नहीं है फिर भी इसको चैन नहीं है, इस टाइप के वर्ड बोलते थे। और हमारे गांव से बाहर एक मतलब गांवों में होता है ना कि पंचायत लगा के बैठते हैं, तो वहाँ हमारे गांव के लोग बैठते थे, बोलते थे कि ये पता नहीं क्या करती है, शायद कभी लाइफ में कुछ कर पाएगी या नहीं। और जब वे बातें मुझे पता चलती थी तो उन बातों से मतलब मुझे कभी नेगेटिविटी नहीं आई, उनकी नेगेटिविटी से मेरे अंदर पॉजिटिव बातें आती थी, ताकत आती थी कि मैं कभी तो ऐसा करूंगी कि इनके मुंह खुद ब खुद बंद हो कभी जाएं। अखबार में आपका फोटो छपता रहा होगा, जी जी। सोशल मीडिया पर आप छाए हुए रहती हैं, तो उस हिसाब से फिर लोगों ने कहना बंद किया कि नहीं किया? हाँ जी, अब तो खैर बंद कर दिया। और जो बोलते थे, जब मैं एशियन मेडल लेके आई वो भी हमारे घर पे मुबारकबाद देने आए। क्या बात है! क्या कहना चाहोगी उन लोगों के लिए? देखिए मैं सभी का बहुत, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं उनके ताने भी मेरी कामयाबी में काम आए हैं। कोई कहता है ना कि वो जब तक इंसान के ऊपर नहीं पड़ती तो वो नहीं चलता, तो उनके ताने मेरी लाइफ के लिए आज देखो कितना बड़ा सबब बने हैं।
सही बात। और मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे फेडरेशन जो यूपी फेडरेशन है, हाँ, कविंदर चौधरी जी, और हमारे सबसे बड़े कोच जेपी सिंह जी। खैर जेपी सिंह जी का तो मैं वर्डों में भी शुक्रिया अदा नहीं कर मत करो, पाऊंगी। धन्यवाद मैं भी नहीं करूँगा। जी जी वो मैं नहीं कर पाऊंगी सर। और हमारी मेरठ डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो अभी अभी बनी है, अश्विनी गुप्ता जी और सतीश अंकल जी, मतलब सतीश अंकल जी तो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह हमेशा बात करते रहते हैं। और उन सभी मेरे जिन्होंने मेरी 1% भी हेल्प की, SBI फाउंडेशन से भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और PCI पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं हर उस भारतवासी की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे एक वर्ड से भी मेरी हेल्प की है, डायरेक्ट चाहे वो नेगेटिविटी के हों या पॉजिटिवली। वो सभी की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी बातों से भी मेरी लाइफ में चेंजिंग आई है। नहीं, वाकई ज़ैनब, आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है, और जिस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की है, बस हम तो ये दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में जो भी आपने सपने देखे हैं देश को मेडल लाने के, वो सपने पूरे हों। और अभी जो ज़ैनब की पहचान है वो जिस लेवल पर है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाए, ताकि हज़ारों लड़कियों के लिए, ख़ासकर उनके लिए जो छोटी छोटी दिक्कतों को देखकर रुक जाते हैं, और जबकि आपकी यही चीज़ आपकी ताकत बन गई। जी बिल्कुल। क्यों सर? जैसे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 10 रुपये बचाने के लिए पैदल निकल जाया करती थी, तो सारी की सारी ताकत यहाँ से निकल के वो हाथों पे आ गई, जी जी और उसी से अब वेट उठाने लगी। हाँ जी। तो ऐसे ही दुनिया का बोझ उठाते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। खूब सारी शुभकामनाएं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने ज़ैनब से मुलाकात कराई, और हज़ारों लाखों जो लोग हैं वीडियो देखते हैं, देखकर इंस्पायर होंगे कि हाँ वाकई ज़ैनब अगर मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं तो फिर कोई भी आगे बढ़ सकता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।